आगे देखोगे, पूरी क्लास आप अटेंड करना तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कह रहा था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1/3, 4/3 और 3/4 का जोड़ क्या होगा। भाई सिंपल सा ये तो क्वेश्चन है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे 4 गुणे 1, यहां पे आपका 4 आ गया। 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 गुणे 4 यानी कि आपका 16 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 16 4 20 और 9 हो गया 29, यानी कि 29 डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा, 29/12 जो है आपके सवाल का सही जवाब था। ये सिंपल आपका भिन्न का क्या था, जोड़ था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में किसी ने गड़बड़ी करी होगी। देखो प्रैक्टिस और क्लास वो सब कंटिन्यू रहेगा, बस जो आपसे बोला है आप लोग वो काम नहीं कर रहे हो। भाई बोला आप अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और क्लास में आने के साथ सभी लोग सेशन को लाइक वगैरह जरूर कर दिया करें। कोई नया है बाद में क्लास देख रहा है या फिर अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये क्लास आपकी डेली रात के 9 बजे होती है। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा गया था। बट देखो बात ये है ना, आपके एग्जाम में जो है वो 30 से 35 क्वेश्चन, जैसे इस सेट में 34 सवाल पूछे गए थे, 100 में से 34 क्वेश्चन मैथ के। ठीक है, तो आप अगर 34 क्वेश्चन करोगे मतलब आपके पास एक 5-6 क्वेश्चन की ऑन एन एवरेज लोगों से बढ़त रहेगी आपके पास। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में। एलसीएम इनका हो जाएगा 60 यानी कि 60। 10 से डिवाइड करोगे ये 6 यूनिट, 12 से डिवाइड करोगे 5 यूनिट। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 6 5 11 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 60/11 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 11 हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। 11 से डिवाइड करोगे 5 बार, यानी 5 सही 5/11 क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। बेसिक ट्रिगो, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि उस पे किसी किसी सेट में सवाल पूछे गए थे। आरपीएफ की क्लास क्यों बंद कर दी भैया विनीत शर्मा जी, आरपीएफ की क्लास आज से स्टार्ट करने वाला था, बट आपको पता होगा इधर उत्तरी भारत में जो है लगातार 2-3 दिन से भारी बारिश हो रही है। क्या हो रहा है, भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से लाइट जो है वो डिस्टर्ब थी। इवन मॉर्निंग में तो नेट भी डिस्टर्ब था। ठीक है, जिस वजह से वो क्लास आपकी आज नहीं हो पाई, तो उसको अब क्या करेंगे हम लोग, मंडे से स्टार्ट करेंगे आपकी आरपीएफ वाली क्लास। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ नहीं पता है तो समझो, बट क्वेश्चन आप पढ़ के देखो क्या दिया गया है, ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने बोला बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। यहां पे आप ऐड कर लेना, केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। एंगल एसीबी आपको बताया गया है 47.5 है। लघु वृत्त एबी पर बना कोण एओबी ज्ञात कीजिए। अब इसको समझते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, जिनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा वो तो आंसर तुरंत बता दिए होंगे, बट समस्या उनके साथ होगी जिन्होंने ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। अब ये आपका हो गया ए पॉइंट मान लो, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, कहीं भी आप मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कहीं पे हमने मान लिया सी रहा होगा। अब इसका केंद्र आपको बताया गया है ओ है, इसको हमने मिला दिया इस तरह से। ठीक है, और इसको मिलाया इस तरह से। अब सर्किल की प्रॉपर्टीज, वृत्त के प्रमेय में आपको क्या बताया जाता है भाई, केंद्र पर बना कोण, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र पर किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब आपको यहां पे कौन सा कोण बताया गया, आपको एंगल एसीबी की वैल्यू बताई गई। ये एंगल आपको बताया गया, कितना बताया गया है, 47.5 बताया गया, 47.5 बताया गया है, 47.5 अंश बताया गया है। और आपसे पूछा गया है कोण एओबी क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, एंगल एओबी यहां पे क्या होगा, एंगल एसीबी का 2 गुना होगा। क्या होगा, एंगल एसीबी का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका 2 गुना आप करा दो। ठीक है, 47.5 का 2 गुना, यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब कितना हो जाएगा, 95 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, 95 अंश क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमरेश, अभिषेक, वेद, निहाल, एन स्टार, रवि,
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होता है, केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये हमने यहां पे लिख भी दिया, वो सिंपल सा कंसेप्ट आपका लग रहा था। ये भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का। देखो ऑप्शन जब मैं प्रीवियस ईयर कराता हूं, ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया ताकि आपको ये भी पता चले कि पेपर में जो सवाल था, ठीक है, वो ऑप्शन की वजह से और आसान हो गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन दिए गए थे, ये क्वेश्चन था। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। रोहित दिवाकर जी, आपका भी क्लास में स्वागत है। गुप्ता जी, लेट ना किया करें भाई, 9 बजे क्लास है तो किसी भी हालत में 2-4 मिनट इधर उधर हो गया चलेगा, बट 9:05 तक क्लास में आ जाया करिए। ठीक है, इसका और पूरी क्लास अटेंड किया करो। अब तो आपको यह भी पता चल गया है कि 30-35 क्वेश्चन करने में आपके जो है 1.25 घंटे या फिर 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इन्होंने बता दिया इसका रूट कितना है, 54 है। अब सिर्फ आपको दशमलव की शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ भाई इसका रूट कितना आएगा, 5.4 आएगा। 5.4, एक स्थान पे दशमलव लगेगा, अगले डाटा में 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, फिर आपका 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा और उसके बाद 4 स्थान पे दशमलव लगेगा। मतलब इस तरह से डाटा आएगा। अब इनका सम करना है, एक तो 4 स्थान पे दशमलव और लास्ट का जो अंक होगा, ठीक है, अंतिम अंक क्या होगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो है। बताओ और किसी ऑप्शन में लास्ट में 4 दिया गया है तो इसको एक्चुअल में जोड़ने की जरूरत नहीं थी। समझ पाए? ठीक है भाई, यहां पे क्या किया गया है, 2 स्थान पे, 4 स्थान पे, 6 स्थान पे, 8 स्थान पे दशमलव लगा है। तो जब आप रूट लोगे 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव लगेगा। सम कराने पे दशमलव का जो प्लेस होगा वो 4 स्थान, और ये जो हम बात करते हैं ये दाहिनी तरफ से बात करी जा रही है, दाएं से 4 स्थान पे दशमलव लगेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। विनीत शर्मा, बहुत बढ़िया। आरजे जायसवाल, अभिषेक, निधि गुप्ता जी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। नरेंद्र की मां की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले उसकी मां की आयु उसकी तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब उस समय जो नरेंद्र की उम्र रही होगी उससे 6 गुना थी। तो आपसे पूछा जा रहा उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, बताइए। आप देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई, वर्तमान आयु दिया गया है 4 साल पहले, यानी कि सब में से 4 घटा घटा के देख लो कहां पे 3 गुना कहां पे 6 गुना आ रहा है। बोला गया ना 4 साल पहले 6 गुना थी, तो जहां पे 6 गुना आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बाई ऑप्शन हो गया। और मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जो एज का कंसेप्ट आपको बताया गया है आप उस कंसेप्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बी है। चलो दोनों माध्यम से आपको बताता हूं भाई। सबसे पहले एक बार समझ लो ऑप्शन से कैसे होगा। ठीक है, ऑप्शन में हर जगह 4 गुना दिया गया नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही हट जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब सोचो आप सब में से क्या करने वाले, 4 घटाएंगे भाई। 4 घटाऊंगा ये 3 बनाएगा, ये 24। क्या यहाँ पे 6 गुना है, नहीं। ये 9 हो गया, ये 36। ठीक है, ये 9 हो गया, 9 नहीं, ये आपका 6 हो गया और 36 हो गया। 4 साल पहले की बात है। अब देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 6 गुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। समझ में आया भाई? ऑप्शन से कैसे करना है, अभी उनकी उम्र जो है 4 गुना है, 4 साल पहले बोला गया 6 गुना है, तो इसमें से 4 घटाया 3 और 24 आया जो कि 8 गुना बना रहा है। 4 घटाओगे तो 6 और 36 आ गया जो कि 6 गुना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही जवाब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बाई मेथड ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए समझ लेते हैं ये भी। तो अभी बोला गया 4 गुना है, यानी कि 1:4 बताया गया है, और 4 साल पहले 6 गुना। तो मैंने आपको बता रखा है इनके बीच का गैप समान करो। गैप यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे गैप है 5 का। ठीक है, क्योंकि गैप नहीं बदलेगा, जितने साल का गैप है वो हमेशा गैप उतना ही रहेगा। तो बराबर करने के लिए इधर 3 का गुणा, इधर 5 का गुणा कराएंगे। तो 3 का गुणा कराओगे, ये 3 हो गया, ये 18, और 5 का गुणा कराएंगे तो ये 5 हो गया और ये 20 हो गया।
इनके उम्र में 2 साल का अंतर आ रहा, जबकि क्वेश्चन में दिया गया 4 साल, यानी कि डाटा 2 गुना हो गया। और 2 गुना होने का मतलब है इनकी वर्तमान उम्र भी क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी। तो 5 गुणे 2 10 हो गया, और 20 गुणे 2 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 10 और 40 क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, देखो अभिषेक सोनकर जी मेरे भाई, अब तुम बार बार एक ही कॉपी पेस्ट करोगे। मैंने बताया ऐसे आप, मैंने बोला, देखो ये तो मैंने बोला नहीं कि चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, बट ऐसा नहीं कि आप क्लास में तुरंत कमेंट करोगे और तुरंत टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा पढ़ लो, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो भाई क्या कर सकते हो, फिर मत पढ़ो। ठीक है, बट कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, और ये सब हरकतें देखो वही लोग करते हैं जो रेगुलर क्लास में नहीं आते। एक क्लास में आएंगे, ये करवा दो वो करवा दो, जबकि मैंने जो एक वीडियो किया था किस तरह से 60 दिन की आपकी रणनीति होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आपको बताया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ए और बी का अनुपात 3:4 दिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा व्यंजक 5a माइनस का 3b डिवाइडेड बाई 7a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करके बताएं, फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर अनुपात आपको दिया गया, आपको क्या करना है, सीधा वही ए और बी की वैल्यू ले लो। यानी कि ए का मान 3 ले लीजिए और बी का मान आप 4 ले लो। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, 5a माइनस का 3b और डिवाइडेड बाई 7a प्लस का 2b। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। 5a यानी कि 5 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3। आप देखो डायरेक्ट गुणा भी करा सकते हो, मैंने तो वैल्यू यहां पे लिख दी, वरना छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जैसे 5 गुणे 3 15, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 15 में से 12 घटाओगे, ये आपका आ जाएगा 3, और यहां पे 21 में से 12 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। क्या यहां पे कुछ गड़बड़ लिखा गया है भाई, 1/3 आएगा, बट 1/3 तो यहां पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कहीं प्लस माइनस तो नहीं, यहां पे प्लस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 21, और यहां पे आपका आएगा 12। तो 21 और 12 जो है, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कहीं पे हुआ है कैलकुलेशन में। 5a माइनस का 3 भी है, 7a प्लस का 2 भी है। ठीक है, तो 5 3 15 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, आ गया 3। ठीक है, 7 गुणे 3 21 हो गया, और यहां पे आपका 4 गुणे 2 हो जाएगा। यहां पे 2 दिया गया था ना, ये 2 इंटू 4 है। ठीक है, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29। 3 डिवाइडेड बाई 29। सिंपल ही क्वेश्चन था, बस मैंने वैल्यू वहां पे गलत कर दी थी, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आने वाला है जो मतलब बहुत लोगों से नहीं बना होगा, और अभी भी कई लोग नहीं बना पाएंगे। जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वो। ठीक है, बट एक क्रम से चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सवाल करने हैं भाई, पेपर में यही सब आपको मतलब क्या करने हैं, सही करने हैं ना भाई। जो सब लोग सही कर रहे हैं उसको तो सही करना ही है, जो बहुत ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं उसको भी सही करना है। सॉल्व करके बताइए। और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या बोला गया है, एक क्लास की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक 29.2 थे, उनमें से 3 के प्राप्तांक आपको बताए गए, बाकी 2 का एवरेज पूछा जा रहा है। अब देखो यहां पे हम लोग कुछ मतलब डायरेक्ट वैसा कंसेप्ट नहीं लगाने वाले कि एवरेजिंग लगाएंगे, या सिंपल घटा लो ना, डाटा आपका छोटा ही दिया गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा कराओगे, ये आपका आ जाएगा 10, बच गया 1 45, 1 46, बच गया आपके पास 4, 15 और 4 19 हो गया। इसमें से आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 123। ठीक है,
और घटाने के बाद ये आपका आ जाएगा 74 यानी कि 74 आ गया। अब ये दो लोगों का सम है, ठीक है, दो छात्र बचे हुए हैं ना, इसका एवरेज पूछा जा रहा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 74 में आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 74 में आप 2 से भाग लगा दो। भाई कैलकुलेशन इसमें भी कहां से गड़बड़ होगी है। 39.25 था, 3 का बताया गया है 41, तो ये आपका जो है 123 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा भाई 40, और जो है इसमें आपका 4 कम है यानी कि 196 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यहां पे देखो ये आपका है 73 ये आपका क्या है 73 है, तो 73/2 कितना हो जाएगा 73 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.5 36.5। बट देखो जल्द मतलब क्या होता है, जो सिली मिस्टेक आप समझते हैं यही होता है सिली मिस्टेक। जैसे अगर ऑप्शन में 37 होता, मान लो मैं पेपर में बैठा होता तो क्या पता मैं 37 टिक कर देता, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे घटाने में गड़बड़ी करती, वो जल्दबाजी में, ध्यान आपका कहीं और होगा तो इसी तरह के कैलकुलेशन में आप गड़बड़ी करते हो। समझ में आया? इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक, मतलब कंसेप्ट तो आप सही लगा रहे हो बट कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दे रहे हो। ये अच्छा सवाल था आपके पेपर के हिसाब से, कई सारे लोग नहीं बना पाए होंगे। अभी आप में से भी देखो कितने लोग बना पाते हो, जरा लगाइए इस सवाल को। और समझ में ना आए तो क्वेश्चन पढ़ के बैठो, ताकि जब मैं समझाऊं तो क्वेश्चन को आप समझ पाओ। मैं सिर्फ डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं ये क्या कहना चाह रहा था, ये क्या कह रहा है। बाकी आप लोग क्वेश्चन पढ़ के बताइए। इन्होंने बोला एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त यानी कि इसके अंदर एक वृत्त बनाओ। ये हो गया इसका अंतःवृत्त, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आपसे वर्ग का। देखो अब मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूं बट ये कोई केस नहीं है। कल को आपसे बोला जाएगा एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो कितने फॉर्मूले आप याद करोगे। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करी जाती है। क्या समझना पड़ेगा? कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गुप्ता जी सवाल बना लो। अवधेश कुमार जी आपका स्वागत है क्लास में ठीक है, नहीं तो पेपर में भी वही कहानी लिख के आओगे, ठीक है। और जितने लोगों से नहीं बन रहा आप सिंपली बता दो कि नहीं बन रहा है, अब मैं आपको समझाऊं तब, ठीक है। हाँ स्किप लिख देते हो, कम से कम इससे पता चलता है। जिनसे ना बने वो बता सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई। कोई जरूरी नहीं हर सवाल बनाओगे भाई, वरना फिर पढ़ने की जरूरत क्यों होती, सारे सवाल खुद बना लेते तो है, समझने की क्या जरूरत होती। आइए समझते हैं, प्लीज बोर्ड पर आप वापस आ जाओ। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से समझे। इसको हमने मिला दिया, ये वृत्त का व्यास भी है और वर्ग का विकर्ण भी है, ये समझ में आ रहा है। वृत्त का व्यास है और वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, यानी कि डायगोनल है। आप ये बताओ ये अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूं, लिखवाया भी गया है कई बार, जो लोग मतलब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसको आप नोट करना। किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा डिवाइडेड बाई 2√3। अब ये आपको नहीं पता रहा होगा, ये पता नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अगर ये आपको पता है आप कहोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई x बटे में 2√3, ठीक है। तो मुझे बता दो व्यास कितना होगा भाई, व्यास कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, तो 2 गुना का मतलब x डिवाइडेड बाई √3 होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अरे सिंपल सी, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये नहीं पता था तो समस्या आ रही थी। मैंने क्या बताया, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करते हो, भुजा बटे 2√3। अब ये आपको पता है, इसकी भुजा x बताई गई तो x बटे में 2√3 आ गया, ठीक है। व्यास आपसे मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया, x बटे में √3 आ गया, क्यों? क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना है।
अब इसके बाद क्या होगा, जो व्यास है वही क्या है, वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण है तो आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 ये भी आपको लिखवाया जाता है, भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, तो इसका आप वर्ग कराओगे, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 3 और बटे में 2 है तो एक्स स्क्वायर बटे 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या था, आपके सवाल का सही जवाब था। जो लोग सी बता रहे हैं गलत है, सी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। गगन यादव खुश रहो भाई, सवाल बना लो है, कॉपी पेस्ट ना करें। देखो मैं तो मतलब क्लास में सवाल समझाऊं कि तुम लोगों को ये समझाऊं कि कॉपी पेस्ट ना करो, ये आप इतने समझदार हो, फिर देखो क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे ना। अगर पूरा ध्यान उस तरफ होगा तो फिर सवाल कैसे समझाएंगे। इन सब बातों को समझो भाई, एक बार आपने कमेंट कर दिया तो फिर बार बार कॉपी पेस्ट ना किया करें। जैसे शैलेश कुमार, देखो कमेंट करने का मतलब क्या है ना, क्लास खत्म होती उसके बाद अपनी दिक्कत बताओ, वहां नहीं जुड़ पा रहे हो, जो भी है उस पर हम लोग बात करेंगे। बीच क्लास में फिर क्लास डिस्टर्ब होगी। एक बार और समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है बट कठिन नहीं है, समझो। बोला गया था एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग है। तो जब आप वर्ग का विकर्ण देखते हो, ये वृत्त का व्यास है, व्यास जो है वो विकर्ण के बराबर, ये भी लिख लो कॉपी में। तो मैंने आपको बताया अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटे 2√3, तो x बटे 2√3 हो गया। व्यास इसका सिंपल 2 गुना यानी कि x बटे √3 हो जाएगा। अब वृत्त वर्ग का आपको विकर्ण पता चल गया ना, तो वर्ग का एरिया क्या होता, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, इसका वर्ग कराओगे x स्क्वायर बटे 3 और हर में 2 और है तो 3 गुणे 2 6, तो 1 बटे 6 x स्क्वायर इसका आंसर था। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताएं, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। मीना एक होटल को 20 दिन में साफ कर लेती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगी, बताइए। दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 से भाग लगाओगे ये आपका 3 हो जाएगा, 30 से भाग लगाओगे ये आपका 2 हो जाएगा। तो टाइम की बात करी जाए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आपका 60 है, दोनों मिलके 3 और 2 5 यूनिट काम करें तो 60 बटे 5 यानी कि 12 दिन में क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा, दोनों मिलके सफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ। अब देखो ये भी पूछा गया था, सिंपल दशमलव का जोड़ घटाओ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, रूट हो गया, इसके सवाल एनटीपीसी के पेपर में जरूर पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस का वो हिस्सा है। आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आप देखो सिंपल, अब ये कितना आसान सा सवाल है, 12 में से 4 घटाओगे, इकाई का अंक 8, मतलब कुछ करना था नहीं, ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा।
कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 3, 9/3, 9/3 का मतलब ये क्या है भाई, 3 आ जाएगा, माइनस का 4 गुणे 5 20 हो गया, और 20 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है भाई, इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, अब देखो जो सवाल है उसी को हम लोग बना रहे हैं। 30 माइनस का 100 यानी माइनस का 97 होगा। इसमें टाइपिंग में कहीं पे कुछ गड़बड़ी, ठीक है, इन्होंने टाइपिंग में कहीं पे कुछ गड़बड़ी करी हुई है, इस वजह से आपका आंसर ये आ रहा है। बाकी देख लेते, 12 पंचे 60 में से 3 घटाओगे नहीं आएगा, 45 होने पे ये आपका आ जाएगा। तो आपका ये हो सकता है 3 रहा, ठीक है, ये आपका 3। अच्छा, इससे तो काम नहीं बनेगा, 9 आपका अगर ये होता तो काम बनता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ मतलब डाटा जो है रॉन्ग, गलत टाइप हुआ है, इस वजह से आपका आंसर इसमें से नहीं आ रहा है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पे 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ। ये तो इतनी बार, मतलब ये कंसेप्ट हर एग्जाम में रिपीट होता है, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो। ठीक है, तो सीपी और मार्क प्राइस का अनुपात पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखी जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5% का डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो ऐसे केस में मैं देखो पूरा कंसेप्ट अभी लिख के बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कई लोग नहीं पढ़ रखे होंगे इसको। 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और यहां पे आपका आता है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट देने पे 5, यानी कि यहां पे 95 आ जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा 110। 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 19 रेशियो कितना आ जाएगा, 22। क्या हो रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 19 पे। परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, तो इतना परसेंट अधिक रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, कैलकुलेट कर लो भाई, 300 डिवाइडेड बाई 19, 300 में 19 का भाग लगाओगे, पहले तो एक बार गया, बच गया 110, यानी कि 5 बार चला जाएगा, 95, 15 बच गया, तो 15 सही 15/19%। तो ऑप्शन के सकल पर मत जाना। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, निहाल, एलन, रवि, वेद, गुप्ता जी, मुकेश, दिव्या, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉल्व करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये सवाल बनाएं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन सही करना है, इसको चाहो तो आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे इन्होंने जो गलत टाइप किया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 4 प्लस का 5 था। ठीक है, तो देखो आपका आंसर सही आ जाएगा, 4 प्लस का 5 यानी कि 9 पचे 45 हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 45 होगा तो आपका आंसर माइनस का 42 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था जहां पे क्वेश्चन में गुणा का चिन्ह लगा हुआ था। ठीक है, बाकी इसमें इसका HCF पूछा गया। देखो अब HCF क्या होता है, उसकी डिफिनीशन आपको पता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। अच्छा आप ये बताओ, जैसे यहां पे इन्होंने दे दिया है 37, 27, 36, आप सबका भाग लगा के भी देख सकते हो, या फिर आप देखो सबके पास क्या है, जैसे हम देख रहे हैं 9,
9 यानी कि 3 3 इसके पास है, 3 3 यहां भी है, 3 3 यहां भी है। बट क्या 1 3 इसके पास और है, या फिर उसके अलावा क्या सबके पास में जो है सम संख्या है? नहीं, ये तो सम है ही नहीं ना, तो सम तो हो ही नहीं सकता है। 3 भी नहीं है, इसका HCF क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाटा जो है इनटू में दिया गया है। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास का जो समय है वो है आपका रात के 9 बजे। ये हम लोग तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर तीसरा है ये। ठीक है, और आपको अभी देखो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, ऐसे भी सेट दिखाऊंगा जहां पे त्रिकोणमिति या फिर जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसी में कई सारे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे आज वाले प्रैक्टिस सेट में। बट ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अपने घर से नहीं लाया। ठीक है, 120 के, अब ये भी अच्छा सवाल माना जाएगा पेपर के हिसाब से। 120 के विषम और सम विभाजकों की संख्या क्या है? कभी अनुपात भी पूछा जा सकता है, मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं इसके कितने समभाजक हैं और इसके कितने विषम भाजक हैं। कंसेप्ट जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं क्या करना होता है। भाई जो नंबर दिया गया सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड करते हो। ठीक है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कोई बताएगा? भाई 15 अट्ठे 120 यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 5 की घात 1। बट मैं मानता हूं हर कोई इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख पाएगा, तो एक्चुअल में इसका मेथड क्या होता वो भी आप समझ लो। ये कैसे लिखा गया ये भी मैं आपको समझा देता हूं। भाई 120 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है अभाज्य संख्याओं से तब तक भाग लगाओ जब तक लास्ट में आपको 1 ना मिल जाए, यानी कि 1 ना मिल जाए। तो 2 से डिवाइड करोगे आपका ये 15 आ गया, 3 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे यहां पे 1 आ जाएगा। यही हमने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग ये बिना किए डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है। बट अभी बात करते हैं विषम और सम आप कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो, तो सबसे पहले हम लोग पता करने वाले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड का मतलब क्या है? विषम। ठीक है, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखो, विषम की बात करी जाए 2 को हटा लो। ठीक है, ध्यान से समझना। विषम की बात करी जाए 2 को हटा लो, पावर को 1 बढ़ा बढ़ा के गुणा करा लो। जैसे 1 में 1 जोड़ा आपने, मैं लिख देता हूं 1 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1, यानी कि 2 गुणे 2 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, विषम आपने पता कर लिया तब भी आप आंसर बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमसे विषम और सम की बात करी गई है और विषम आया 4, तो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में मतलब एक ही ऐसा दिया गया है। बट अब यहीं पे बात कर लेता हूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, बट अभी जो मेथड बता रहा हूं उसको आप ध्यान दो। देखो, सिंपल आपको क्या करना है, 2 की पावर का, ध्यान से सुनना, 2 की घात का गुणा आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में करा लो, सीधा आंसर आएगा। अब एक्चुअल में देखो, पेपर की अगर बात करी जाए तो वहां पे आप ये नहीं लिखते, वहां पे आप ये सब नहीं लिखते, ये है पेपर का बात। ठीक है, ये भी मैं पेपर में आप नहीं करोगे अगर आप मुझसे टॉपिक वाइज पढ़े हो, तो ये 2-3 लाइन का ही प्रश्न ये है एग्जाम का। बट आप ये सोचो, कोई पहली बार पढ़ने आया है उसको अगर ऐसे बताऊंगा सब ऊपर से गया, चिड़िया उड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पे ला देता हूं जो आपका यहां पे था। एक बार फिर से समझा रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या आई है उसमें 2, इसको लिख लो कॉपी में, 2 की घात का गुणा कराते हो। ठीक है, तो 4,12 क्या है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अवनमन कोण और उन्नयन कोण सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। क्लास आपकी डेली रात के 9 बजे होती है। देखो, जब तक आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना फिर पता नहीं चलेगा कहां पे पढ़ रहे थे। इसका आंसर बताओ। अब देखो, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है। आप सोचो, आप गए
प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। आप गए एक बिल्डिंग देखने, एक मीनार देखने चले गए, आप नीचे से खड़े होके देख रहे हो, ठीक। तो आपका ये जो एंगल बना ना, ये क्या होगा, उन्नयन कोण बनाएगा, इसको आप कहते हो उन्नयन कोण, ठीक है। आपकी एक सहेली, ध्यान से सुनना, ये आप खड़े हो, देखो एक बार समझ गए फिर कभी भूलोगे नहीं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया ना तो फिर भूल जाओगे। और ये आपकी सहेली है, वो ऊपर खड़ी है, आपने उसको देखा तो आप उन्नयन कोण बना रहे हो। अब वो आपको नीचे की तरफ देख रही है, लेकिन देखो उसका कोण क्या होगा ना, ये क्षैतिज के साथ कोण बनाएगी, तो ये कोण जो मैंने अल्फा लिखा है ये औनमन कोण होगा। ये कोण क्या है, ये औनमन है, ये उन्नयन है, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है, औनमन, ठीक है। और यहां पे क्षैतिज से जो ऊपर के साथ बनता है ये आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण होगा, ये औनमन कोण। तो अब सिंपल सा सवाल ये आपने समझ लिया। तो बोला गया 150 मीटर मीनार से, ठीक है, 150 मीटर हो गया। अब बताओ ये कोण आपको 45 बताया गया, 45 डिग्री, ठीक है। बट ये भी अपने आप क्या होगा, 45 ही हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, वाहन का औनमन कोण इतना है, तो दूरी आप बता दो, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री होगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 45 डिग्री होता है 1, यानी कि इन दोनों का अनुपात 1 के बराबर है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। एकदम खत्म सा सवाल था, बस आपको tan 45 पता होता तो, ठीक है। अरे समझ में आ गया, आ गया तो आ जाओ आगे। बाकी देखो जब टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो और इन डिटेल आपको समझाऊंगा कैसे क्या एंगल बनता है। आपको पता हाइट एंड डिस्टेंस में भी ट्रिक बताऊंगा। अभी एक सवाल आगे आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उसका डायरेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। और वैसे कई सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इवन एनटीपीसी में ही नहीं, एसएससी में, अगर आप जो है किसी अदर एग्जाम में जहां पे पेपर आप दे रहे हो, अगर हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और क्लास में देखो स्टार्टिंग, जैसे मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं, देखो मैं मतलब मुझे खुद बहुत दुख होगा अगर फिर से क्लास बंद करनी पड़ जाएगी, ठीक है। अगर आपने चीजों को मतलब जैसे मतलब क्लास हो रही, आप शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, आप बाद में कह रहे हो सर मैं बीच में आ गया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर क्योंकि फिर देखो इस बार अगर मतलब ऐसा है ना कि जैसे मैं अगर कहीं पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और जो कि आप लोग चाहते हो कि क्लास यहीं पे रेगुलर चले, तो फिर थोड़ा सा आप चीजों को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, ताकि जो है क्लास आपकी निरंतर चले और आगे जो है इसमें हम लोग नई नई चीजें ऐड करें, जैसे टॉपिक वाइज भी स्टार्ट किया जाए। क्योंकि आप लोग देखो ना तो कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, इतने बड़े आलसी हो, ठीक है, जबकि सिंपल क्या करना होता है, जो नेक्स्ट सेशन है उसको लाइक कर दो, तो 1-2 मिनट आप नहीं दे पाते हो, है फिर आप कहोगे जैसे वो है सोंकर जी हैं, उन्होंने अभी देखो कितना कॉपी पेस्ट किया कि टॉपिक वाइज, लेकिन इनका जाके देख लो पिछले 2 वीडियो पे इन्होंने कमेंट नहीं किया होगा कि क्लास कैसी लगी या जो भी है, ना तो अपने किसी दोस्त के पास शेयर किया होगा वीडियो को कि चलो आज लगा देता हूं कि एनटीपीसी, स्टेटस ही लगा दिया कि एनटीपीसी की मैथ की क्लास यहां पढ़े वहां पढ़े। तो भैया आइए सवाल देखते हैं क्या है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया गया है, एरिया का अनुपात दिया गया है 1:4 है। अब गोले का जो टोटल सरफेस एरिया है ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पर, यानी कि त्रिज्या के वर्ग पे। आयतन की बात करी जाए तो आयतन जो है वो त्रिज्या के क्यूब पे, यानी कि रेडियस के क्यूब पर निर्भर करता है, ठीक है। 1:4 दिया गया है, तो रेडियस का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका रूट लोगे यानी कि 1:2 हो जाएगा। और वॉल्यूम का क्या होगा, इसका क्यूब करोगे, 1 का क्यूब तो 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखो यहां पे ये जो आपको बताया हूं ये कंसेप्ट है, पेपर में आपको सिर्फ ये करना था, पेपर में आपको सिर्फ ये करना था। आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा रखता है, मतलब
x% बढ़ाया गया फिर x% कम कर दिया गया। ये भी बहुत ही कॉमन है, मतलब आसान सवाल पूछना होगा तो ऐसा दे दो। अब कोई हो सकता 20% बढ़ाएगा घटाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता अगर यहाँ पे 29 और यहाँ पे भी 29 कर दिया जाता, ठीक है। बट कंसेप्ट आसान सा है। कंसेप्ट क्या कहता है समझ लो, अगर आप प्राइस को x% से बढ़ा रहे हो और फिर x% से आप कम कर रहे हो तो ओवरऑल क्या होता है, x² बटे 100% की कमी आएगी। क्या होगा, x² बटे 100% की आएगी कमी, ठीक है। क्या होगा, x² बटे 100% की कमी आएगी। तो यहां ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन में बस आपको इतना करना था, 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो 400 बटे 100 यानी कि 4% का क्या हो जाएगा, लॉस होगा, 4% का उसको हानि होगा, ठीक है। तो जो लोग 4 बता रहे हैं साथ के साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में भी तो 4% दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए क्या होगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंबे को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंबे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी यात्रा के और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंबे को पार कर लेती। अब इसको समझना ये क्या कहना चाह रहा है। ये जैसे खंबा हो गया, प्लीज बोर्ड पे ध्यान समझो, ये खंबा हो गया, ट्रेन ये है। अब ट्रेन क्या करी, शुरुआत इसको पार करने के साथ ही वो स्टार्ट ही कर रही है, मतलब यहीं से वो शुरू कर रही है, तो एक खंबा तो तुरंत निकल गया है, ठीक है। एक खंबा तो तुरंत निकल गया है। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो सबसे पहले आप ये पता करो ट्रेन कितना दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस यहां पे कवर हो रहा है, चाल आपको बताइए 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 घंटे, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं वो कितने खंबे पार कर रही, तो 180 किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हो। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। और बोला गया है हर 50 मीटर पे एक खंबा है, तो 50 का भाग लगाओगे आपका 20 आ गया, यानी कि टोटल आपको 3600 खंबे मिले, ठीक है। बट एक एक्स्ट्रा क्या होगा, अभी देखो इसको मैं समझाऊंगा। यहां पे 1 एक्स्ट्रा ऐड क्यों करा रहे हैं, जो उसने शुरुआत में एक खंबे को पार किया है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपका 3601 दिया गया है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या होगा, 3601 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अब हो सकता है किसी को समझ में नहीं आएगा, बोले सर हमें तो नहीं समझ में आया कि कैसे एक क्यों जोड़ दिया। तो उनके लिए क्या है, आप यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे आपको समझा देता हूं सिंपल तरीके से, ठीक है। अब आप सोचो 50 मीटर ही दूरी तय करनी है, ट्रेन आ रही है, एक खंबा यहां पे लगा है और एक खंबा यहां पे लगा है, ठीक है। ध्यान सुनना भाई, नॉर्मल अगर आप सॉल्व करोगे 50 बटे 50 करोगे, एक खंबा मिल रहा है। ट्रेन आई, बोला गया शुरुआत में ही एक खंबे को पार कर दिए। अब जब ये 50 मीटर चलेगी तो एक खंबा तो और कवर हो गया ना, यानी 50 मीटर में ही 2 खंबे कवर हो रहे हैं। तो ये एक जो शुरुआत वाला है यही एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा है। 100 मीटर में क्या होगा, 3 खंबे मिल जाएंगे ट्रेन को, ठीक है। तो उसी वजह से आपने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा ऐड कराया है, यानी कि 1 को एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। सिंप्लीफाई करना है किसको, 4 प्लस का √2,
4 प्लस का √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस का 1। आपसे पूछा गया है इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इसका मान बताना है क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, हर का परिमेयीकरण कराना है। परिमेयीकरण कैसे कराते हो ये मैं आपको समझा देता हूं। ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, इसमें चिन्ह बदलो और गुणा करा लो, ठीक है। चलो लिख भी देता हूं, बस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 - 1 से आपको मल्टीप्लाई कराना है ताकि इसको आप सिंप्लीफाई कर सको। अब देखो ये तो कराना पड़ेगा। अब जैसे पिछले ही क्लास में आपको बताया था a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा बताओ। इसको सरल करोगे तो 2 माइनस का 1 आएगा ना, और ऊपर वाला गुणा करा लो। ऊपर जो वैल्यू दी गई है उनको मल्टीप्लाई करा लीजिए, उनका गुणा करा लीजिए। आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। चलो मैं एक एक वैल्यू सब कुछ गुणा करा देता हूं। पहले 4 का गुणा कराओगे तो यहां पे क्या होगा, 4√2 और माइनस का 4 आ जाएगा। √2 का गुणा कराओगे तो ये प्लस का 2 और यहां पे माइनस का √2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर करोगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो यहां पे घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 3√2 और माइनस का 2 बटे में तो 1 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो इतना भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहोगे। सिंपल आपको ये पता होता कि हर का परिमेयीकरण कराना है तो आप आंसर बता देते। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये है परसेंटेज का ही क्वेश्चन, बट परसेंटेज में आप कई सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे ये इलेक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि चुनाव का प्रश्न है ये। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। देखो अब यहां पे भी समझने वाली बात क्या है, जैसे यहां पे क्वेश्चन में क्या होता है, 2 ही उम्मीदवार मैक्सिमम केस में रहते हैं। तो अगर 2 उम्मीदवार है तो जाहिर सी बात है एक जीतेगा और एक हारेगा। ये विनर है, ये लूजर है। एक विन करेगा, एक लूज करेगा, ठीक है। एक जीता, एक हारा। अब बोला गया जो हारा है वो 37% पाया। टोटल वोट परसेंटेज में कितना होगा, 100%। तो 100 में से 37 घटाओगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। 100 में से आप 37 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 63%। अब बताओ ये कितने से हार रहा, भाई इनके बीच का गैप कितना है, 13 दूनी 26% है। और इस 26% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 5,20,000 दी गई है। यानी कि डाटा कितने गुना दिया गया है भाई, 26 से डिवाइड करोगे 2 बार, यानी कि आपका जो है 20,000 गुना दिया गया है। अब वैसे भी आपको दिखाई पड़ा 100% की वैल्यू क्या होगी, 20,000 में 100 का गुणा हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 लाख की 20 लाख, बताओ जरा, 20 लाख, ठीक है। समझ में आया भाई। 1% की वैल्यू आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% का मान कितना हो जाएगा। 100 में आप क्या करोगे, 20,000 का आप गुणा करा दोगे। तो 20,000 का आप गुणा कराएंगे तो जीरो भी, मतलब जीरो ही आपको क्या करना है, बढ़ाना है। हाँ कौन है भैया, संजय जी। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर देंगे, बट पहले आप जो है मतलब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को क्लास में लेके आएं और रेगुलर क्लास आप अटेंड करो, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्लास का जो समय है वो है आपका रात के 9 बजे। ये क्लास आपकी डेली रात में 9 बजे होती है। x + 1/x = 2 दिया गया है। x² प्लस का 1/x² का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, दोनों मैं आपको बता देता हूं भाई। अगर x + 1/x, कभी कभी ये 2 दिया जाएगा और कभी कभी हो सकता है x + 1/x की वैल्यू आपको -2 दे के भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होती है भाई, x आपका -1 होगा और इस केस में x की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ये दोनों ध्यान रखना, कंसेप्ट है, ठीक है। तो x + 1/x = 2 है। x की वैल्यू 1 आएगी। 1 की पावर आप कुछ भी करोगे 1 मिलेगा, यहां पे भी आपको 1 मिलेगा।
तो 1 प्लस का 1 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। इसीलिए मैंने बोला कि बेसिक अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रा के बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिगो, बेसिक ज्योमेट्री। आगे बढ़ा जाए। चलिए इसका आंसर बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, कई लोग पेपर में सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। कैलकुलेट करें और बताएं आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सर आप खुद की स्टूडियो चला रहे हैं? जी हां मंजय यादव जी, बिल्कुल सही समझे हैं आप। आंसर बताइए क्या होगा इसका। तुक्का मत लगाना, ठीक है, कंसेप्ट पता हो तो सवाल बनाओगे, ऐसा नहीं कि सर मुझे देखने में लगा 12 होगा तो 12 बता दिया, ठीक है, कि सर सब लोग बता रहे थे इस वजह से हमने भी बता दिया। भाई कुछ तो रीजन होगा, अब सामने होते तो 2-4 को बुलाता, बताता, पूछता आपसे 12 कैसे आया, ठीक है, कुछ तो किया होगा, कुछ तो कैलकुलेट किया होगा। चलो अब दूसरे ऑप्शन की तरफ टूट पड़ो, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ टूट पड़िए, क्योंकि 12 तो आपका गलत है, ठीक है, सबका 12 ही आ रहा है। बताओ तो जो मतलब पेपर में आपको परेशान कर सकते थे। अर्पित गुप्ता बहुत बढ़िया, सॉरी अर्पित गौतम बहुत अच्छे, इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 आपका राइट आंसर होगा। पर देखो ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या है सही, ठीक है, आपसे नहीं बना, लेकिन समझ लो ताकि आगे ऐसे सवाल आए, भाई कुछ भी ऐसा बन सकता, कोई कंडीशन दी जाए तो आप सही कर सको। आप ये बताओ 50 का मतलब क्या है। भाई 50 का मतलब है 5 की पावर 2। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, बातचीत मत करो वरना समझ नहीं पाओगे, ये है ना। तो आप इसको बाहर कर रहे हो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, मतलब ये तो होना ही चाहिए। अब यहां पे बचेगा क्या भाई, 2 की पावर 1 बच गया और उसके बाद आपके पास 3 की पावर 1 बच गया और 7 की पावर 1 बच गया, ठीक है, ये बच गया ना। अच्छा ये क्या होंगे, सारी संख्याएं 50 से तो डिवाइड होंगी, बट ये सोचो इन्होंने बोला है लेकिन 100 से विभाज्य ना हो, तो 100 कौन बनाएगा भाई। अगर कोई भी सम संख्या आई तो यहां पे ये जो 2 की, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर 2 का गुणा और हो गया तो ये 100 बना देगा ना, नहीं समझे। अरे 2 अगर आएगा, सम संख्या आएगी तो ये इसको 100 बना देगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब आपके पास क्या बचा, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 बचा, तो इसके गुणनखंडों की संख्या पता कर लो, ठीक है। तो यहां पे इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। बस ये कंसेप्चुअल सवाल था, 1 + 1 अभी आपको समझाया था पीछे, यानी कि 4 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब। बेसिकली आप क्या करते हो, पावर में एक जोड़ जोड़ के आप गुणा करा लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, वीडियो नहीं जा रही है उसको सही करता हूं, ऑडियो जा रही थी, बस 1 मिनट बफरिंग होगा, सही कर देते हैं उसको। चलिए अभी सब कुछ सही हो गया होगा। देखो होता क्या ना इसमें, यही मैंने आपको बताया, यही दिक्कत चल रही है, लाइट जैसे गया तो वो स्टक हो जाता, कई बार हो जाता कई बार नहीं, मुझे लगा नहीं हुआ होगा बट हो गया था। तो क्वेश्चन इसका मतलब आप लोगों ने कुछ भी देखा नहीं समझा नहीं, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूं, फिर से समझा देता हूं, पूरा सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है, ऐसे बताते चलूंगा। क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखा है, मैंने क्या बोला, 50 का मतलब 25 गुणे 2 है, यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से आपने बाहर कर लिया, ठीक है, ये आपने बाहर कर लिया। तो अब इस संख्या में हमारे पास क्या बचा है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। भाई ये है 50 बना रहा है, ठीक है, ये 50 बना रहा है, इसको आपने क्या किया, बाहर कर लिया। अब इसके बाद आप समझो, अब देखो हमारा जो है वो गड़बड़ हो गया, पूरा लिखना पड़ेगा फिर से, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बताया,
बोला गया है 100 से विभाज्य ना हो, लेकिन जैसे ही 2 का गुणा होगा ये इसको 100 बना देगा ना, तो 2 की पावर 1 को आप यहां से हटा रहे हो, इसको हमें नहीं देखना है। बचा क्या, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब इसमें आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या आप कैलकुलेट कर लो। तो गुणनखंडों की संख्या आप कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, पावर को 1 से बढ़ा देते हो, यहां भी पावर को 1 से बढ़ाओगे यानी कि इसके गुणनखंड कितने आएंगे, 4। तो 50 के कितने फैक्टर यहां पे बनेंगे, 4 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, ये कौन है भैया, निहाल विश्वकर्मा जी कह रहे हैं ऑप्शन गलत है, 11 होगा। भैया ऑप्शन सही है, ठीक है, 11 नहीं होगा, आपका आंसर 4 होगा। अगर समझे होगे, ध्यान से सुन रहे होगे तो चीजें समझ में आई होंगी, नहीं सुने होगे तो नहीं आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताओ क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बताइए। और देखो, जब हाइट एंड डिस्टेंस के आप सवाल बनाते हो ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। इन्होंने बोला 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है, तो पहले अगर 30 अंश था तो आगे जाने पे क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, ये 60 अंश हो गया। और ये कब हुआ है, बोला गया जब ये 30 मीटर खंबे की तरफ बढ़ा है। पहले देखो कोण आपको दिख रहा है, पहले कोण कम रहा होगा, बाद में जाके ये बढ़ गया। ठीक है, तो बिजली के खंबे की ऊंचाई यानी कि ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बतानी है, हाइट इसकी पूछी जा रही है। ये है सवाल, बनेगा कैसे, पहले आप एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। अब देखो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सवाल है। अगर आप इन डिटेल, चलो एक बार पहले पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं कैसे होगा। ठीक है, आप क्या करते हो, यहां पे आप एक रिलेशन, जैसे इसको भी आप कुछ मानोगे, ध्यान से सुन लेना। जैसे अगर ये h है तो ये क्या होगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका आएगा h डिवाइडेड बाई √3। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा। हमने क्या बोला, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवाइडेड बाई 1, तो इसकी वैल्यू आएगी h बाई √3। फिर आप लगाओगे tan 60 होगा 1 बाई √3। ठीक है, 1 बाई √3 का मतलब h डिवाइडेड बाई 30 प्लस का h √3। बट अभी देखो, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे बनेगा, बाकी जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। अभी यहां पे सिर्फ ध्यान से आप समझो, tan 60 क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब आप यहां पे देखो भाई, tan 30 हमारा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √3। बट आपको दिख रहा है यहां पे परपेंडिकुलर हमारा √3 है, तो ऊपर नीचे हमने √3 से गुणा करा दिया, यानी कि इसको आप ये भी तो कह सकते हो कि √3 डिवाइडेड बाई 3 होगा। ठीक है, तो 3 होने का मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। अब ये अगर आपको पता है तो इस तरह का कोई सवाल होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, हमने बता दिया कि केस में क्या होता है, ये 2 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा। अब सोचो आपके प्रश्न में किसकी वैल्यू बताई गई, भाई हमारे सवाल में 2 की वैल्यू बताई गई है, 30 है, यानी कि डाटा 15 गुना दिया गया है। तो बिजली की खंभे की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, √3 ना होकर ये भी 15 गुना हो जाएगी, तो 15 √3 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे पता है कई लोगों को ये क्वेश्चन ऊपर से निकल गया होगा क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था पेपर के हिसाब से, कई लोग इसमें भी फंसे होंगे। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति 2D का सवाल है, आयत का। ठीक है, आयत में 3 तरह से आप रास्ते पढ़ते हो, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, बीचों बीच समकोण पे कट करते हुए। तो यहां पे बोला गया अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है, कैलकुलेट करके बताएं।
देखो निहाल विश्वकर्मा, आप पता नहीं मतलब किसी और दिशा में जा रहे हो, ठीक है। फिर से सवाल उसको पढ़ना, फिर जो मैंने समझाया है उसको देखना, क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या बताया हूं, ठीक। 11 उसका आंसर नहीं है और आप पता नहीं क्या कर रहे हो, 50 का 12 होगा, माइनस का 1 11 होगा, आप पता नहीं क्या लगा रहे हो उसमें, ठीक है। आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। क्वेश्चन फिर से आप देख लेना। बाकी आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो ये हो गया एक रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत हो गया। अब इसमें बोला गया है अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया है, तो इस तरह से होगा ये, ठीक है। अब प्लीज बोर्ड पे ध्यान से समझना आप, जब अंदर की तरफ रास्ता बनता है, जब अंदर की तरफ रास्ता बनता है तो उस केस में एरिया ऑफ पाथ क्या होता है? किसी को याद है? एरिया ऑफ पाथ का मतलब है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? भाई रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2D इंटू L प्लस बी माइनस का 2D, L प्लस बी माइनस का 2D, ठीक है। तो यहां पे रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई? D हो गई। इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है, ठीक है। अब हमें क्या क्या बताया गया भाई? हमसे एरिया बताया गया, बोला गया 570 घेरता है जगह। अब ये 570 एक्चुअल में वर्ग मीटर रहा होगा, उन्होंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे 2D हमने लिखा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, लंबाई और चौड़ाई हो गया 67। अब देखो आपके पास ये क्या बन के आई, गुणा कराओगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनेगा। बट थोड़ा सा आपको ऐसे केस में दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप करोगे तो आंसर आप बता ले जाओगे क्या आने वाला है। प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखो आप सोचो d अगर मैं यहां पे 10 रखता हूं भाई, 20 घटाओगे 20 का गुणा कराओगे, क्या वैल्यू ये बना पाएगा? या फिर आप ऐसे ही समझो भाई, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 10 कम करोगे ये 57 होगा, 57 में 10 का गुणा कराओगे तो ये आपका 570 हो जाएगा, यानी कि 2D की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। मतलब हम यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं, आप नहीं समझे बात। फिर से ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर ये 10 हो जाए ये भी 10 होगा तो 57 गुणे 10 270 आएगा ना। तो 2D की वैल्यू आपको पता चल गई 10 है, तो D की वैल्यू 5। तो एक्चुअल में हमने थोड़ा सा एज्यूम किया या फिर आपको ऑप्शन की हेल्प लिया, वरना आप गुणा कराओगे द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे फिर आपको D की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। जैसे 28 तो आप चेक ही नहीं कराओगे, ठीक है। तो इसके बाद वैल्यू हमने ऑप्शन की हेल्प से ली है, ठीक है। आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछी गई है तो आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये भी देखो कई लोगों को दिक्कत किया रहा होगा, मिश्र अनुपात का मतलब क्या है? मिश्रित अनुपात पूछा गया था, ठीक है, जिसे आप कहते हो कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो ही नहीं पता होगा, ठीक है, तो सवाल बनाते कैसे? अब चलो इसका आप आंसर बताओ। अब देखो यही सब चीजें हैं जब आप क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर आप करते हो, हर एग्जाम में ना थोड़ा सा जैसे एसएससी के सवाल पूछने का तरीका अलग, उसके लैंग्वेज क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है। बट रेलवे के क्या होते हैं ना, कई बार आप देखोगे एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में ऐसे ऐसे सवाल हैं, लैंग्वेज वो थोड़ा सा मतलब आपको संशय में डाल देगा, वो क्या कहना चाह रहा है किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और उनके 3-4 सवाल थोड़ा अलग ही टाइप के रहेंगे। हाँ, बाहर रास्ते के लिए फॉर्मूला क्या होता, बस यहां पे प्लस आ जाता अगर रास्ता बाहर की तरफ बनेगा तो, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, देखते हैं भाई क्या बताते हो। स्किप करने का मतलब क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि एरिया ऑफ पाथ कह रहा हूं कि कंपाउंड रेशियो कैसे, मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। अब देखो अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको बड़ा ही आसान लगेगा, बोर्ड पे ध्यान से समझो। उज्जवल ने बताया 128/75 गलत है, बी बताया वो भी गलत है। देखो सिंपल, अब देखो सुनो, मिश्रित अनुपात का सीधा सा मतलब यह है कि जो अनुपात दिए गए हैं ना उनका गुणा कराना। अब बताओ कितना आसान, अब आप सवाल बना लोगे, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हमने ये आपको बता दिया, आपको ये नहीं पता था, ठीक है। अब जरा कमेंट करके बताओ, अब तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे मिश्रित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो पूछा जा रहा है तो जो अनुपात दिए गए हैं उन्हीं का गुणा कराना है।
क्या करना है, उनका गुणा कराना है। अब ये देखो, अब कभी सवाल आपके सामने आएगा, आप तुरंत क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 15 से डिवाइड किया 3, ये आपका आ गया 5, ठीक है। तो 3 गुणे 3, 9 से डिवाइड करोगे 9 9 81, आपका 9 आ गया। 17 से डिवाइड करोगे 3, 17 से डिवाइड करोगे 4। और कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा हो तो डिवाइड कर दो, ना हो रहा हो तो कोई बात नहीं। 6 2 8 5 13, ये आपका 4 से डिवाइड तो होगा ही होगा, तो इसको 4 से 6 2 8 5 13, डाटा सही लिखा गया है। अच्छा, 3 से डिवाइड करोगे, ये आपका चला जाएगा 3 बार। 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 छंग 24, 4 चौके 16 हो गया। तो कितना आ गया, 64 डिवाइडेड बाई 25 गुणे 3 यानी कि 75। तो 64/75 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी लोग जो नेक्स्ट इवेंट रहता है उसको लाइक, और क्लास को भाई साहब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। और देखो, आप 2-4 जगह क्लास ले लो, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब क्लास आपको जो मैं प्रोवाइड करूंगा वैसी क्लास आपको शायद ही कहीं और मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेगी। और ये उन लोगों को पता है जो लोग पिछली बार तैयारी किए थे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्योंकि सब कुछ अगर आप सही से करते हो, आप भी अपने साइड से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बंद करके टॉपिक वाइज, भाई टॉपिक इसके साथ साथ टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगा। बट टॉपिक वाइज में अभी जो है कितने क्वेश्चन है, अभी टोटल क्वेश्चन इस सेट में जो है वो 34 थे, यानी कि 34 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये देखो, डीआई के इसमें अलग अलग सवाल पूछे गए थे। कहां गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट पता होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और यहां पे आपको ऐसे बताया गया, देखो आप ऐसे कर लो ना, जैसे ये आपका हो गया ए बी सी, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और ये अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे डी, कहीं पे पॉइंट है। और ये आपको बताया गया एक समबाहु त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो बेसिकली चक्रीय चतुर्भुज की क्या होती हैं, जो चारों कोने होते हैं वो वृत्त पर होते हैं। क्या होते हैं, चारों कोने इसके वृत्त पर होते हैं। देखो एक्चुअल में ये मतलब 100% सही डायग्राम नहीं, मैंने एक लगभग में बनाया कि ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है इसके कोण 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये एंगल इतना, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट और क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सवाल आपका खत्म हो गया भाई। एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 में से सिंपल 60 घटाना था। देखो ये डायरेक्ट आप घटा लेते, बट मैंने लिख के आपको बता दिया, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाएगी। कितने साल में पैसा आपका 8/5 के बराबर हो जाएगा। अब 8/5 के बराबर होने का मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल आपका 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8, ये है 8/5 का मतलब 8/5 गुना होने का मतलब पैसा आपका बढ़ रहा है। पहले 5 था, बाद में ये हो गया 8, और 5 साल में पूछा जा रहा है। तो सिंपल बताओ क्या होगा भाई, हमें दिखाई पड़ रहा है 3 यूनिट का हमें ब्याज मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मतलब कितना ब्याज आपको मिल रहा है पहले ये पता कर लो। तो ब्याज आपको टोटल मिल रहा है 3/5 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, 60%। 5 साल में आपको ये चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12%।
मतलब एक साल में जब आपको 12% का ब्याज मिलेगा तो 5% में आपको 60% का ब्याज मिलेगा। हमने सिंपल इसमें देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाया, परसेंटेज का ही कंसेप्ट लगाया है। बाकी कोई चाहता है कि साधारण ब्याज मतलब एसआई बराबर पीआरटी डिवाइडेड बाई 100 लगाना, तो आप वो भी लगा सकते थे। वहां पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 यूनिट है, प्रिंसिपल आपका 5 यूनिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आप वहां पे 5 रखोगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपके 1 2 3 4 5 डाटा दिए गए और ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। कैलकुलेट करके बताइए। अब इसमें देखो कई लोग बी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई सी। भैया इस सवाल में गलती क्यों, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, तो माइनस वाली संख्याएं छोटी होती है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है ना, ये है सबसे छोटी संख्या, तो यही सबसे पहले आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो जो लोग सी के अलावा कुछ बता रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हो। अब देखो आपको यही नहीं पता है भाई -5 और -3 में बड़ा कौन है, -3। आप ऐसा समझो ये उधार लिया गया है, कोई किसी के 5 रुपए उधारी है, किसी की 3 रुपए उधारी है, तो ज्यादा अमीर कौन हुआ, जिसका लॉस कम है ना, तो -3 बड़ा है। तो इन दोनों में कई लोग कंफ्यूज हो गए कि ये बड़ा है, ये नहीं बड़ा है। बड़ा कौन है, सॉरी बड़ा ये है, कई लोगों को लग रहा है ये मतलब जो है छोटा है, तो ये बड़ा है एक्चुअल में। ठीक है, ये बड़ा नहीं है, तो माइनस में जो आपको बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है और ऐसा ऑप्शन ही आपका जो है 1 ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा माइनस नहीं देखे थे, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखो कल रविवार है, तो अभी कल का इवेंट तो ऐसे ही बना दूंगा ये वाला, बट अगर आप चाहते हैं रविवार के दिन कुछ स्पेशल, जैसे थोड़ा सा बड़ी क्लास रख ली जाए, ठीक है, कि 2-3 घंटे, जैसे मान लीजिए एक की जगह 2 सेट आपको करा दिया, ठीक है, या फिर CBT 1 और CBT 2 का मिला के क्वेश्चन आपको करा दिया, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताना और मैं देखूंगा। नहीं तो नॉर्मल क्लास चलेगी, अगर मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया कि हाँ सर, अभी कमेंट नहीं देखूंगा, वो ऑफलाइन कमेंट ही मैं देखूंगा कि हाँ सर मैराथन क्लास ले लो, और टाइम भी आप बता सकते हो, या तो रात के 9 बजे, क्योंकि देखो अगर 9 बजे मैराथन लूंगा फिर वो 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे तक जाएगा, या फिर उसको 7 बजे से कर लेंगे तो 7 से 10 जाएगा। तो ये मैंने बता दिया जो मेरे विचार हैं, बाकी आपके क्या विचार है इस पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, और वो मैं कमेंट देखूंगा, फिर सुबह अलग इवेंट बन जाएगा, वरना ये नॉर्मल क्लास तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, वर्तमान में एक मां की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी यानी कि 1:3 हो गया। बोला गया 5 साल पहले उसकी आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी थी, तो 1:4। भाई एज का क्वेश्चन सिंपल आपको समझा दिया हूं, क्या करना होता है, गैप बराबर करना होता है। तो यहां पे 2 का गुणा कराओगे, यहां पे आप 3 का गुणा कराओगे, तो 2 का गुणा कराएंगे आपका 2:8 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 3:9 हो जाएगा। ठीक है, गैप कितने का है, 1 का, जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 साल पहले, यानी कि डाटा 5 गुना दिया गया है। तो वर्तमान उम्र पुत्री की पूछी जा रही, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी कि 15 ईयर हो जाएगा, 15 साल क्या होगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा।
कैलकुलेट करके बताएं। जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आइए समझते हैं भाई। 6, 12 और 24, तो 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 6 से डिवाइड करोगे आपका 4, 12 से डिवाइड करोगे 2, 24 से डिवाइड करोगे 1 हो गया। ठीक है, तो समय कितना लग जाएगा? टोटल वर्क आपका आ गया 24 यूनिट, और ये मिलके क्या कर रहे हैं? 4, 2, 6, 1, 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करोगे 3 बार, तो 3 सही 3/7 दिन का समय लगेगा। ठीक है, और देखो ये एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, ये आप सॉल्व कर ही लोगे। आपको डीआई के क्वेश्चन में दिखा देता हूं, ठीक है, जो कि मतलब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप इसको एक बार घर से ट्राई कर लेना। ये आपका जो है लाइन चार्ट दिया गया था, आसान ही है, आप इसको एक बार पढ़ना, एक बार देखिएगा। नहीं होगा आपसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये आपका था लाइन चार्ट पे सवाल, और ये था आपका पाई चार्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मतलब समझ लो दोनों डीआई के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथ के साथ आप ये भी बता देना भाई